नमस्कार बच्चा पार्टी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप सभी बच्चे अच्छे से याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, आप लोग सभी बच्चे आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? बताओ आप सभी कि हिंदी साहित्य का सूर्य किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, नाभादास को या फिर सूरदास को? तो मैंने बताया था अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, तो मैं बताया था कि तुलसीदास को लगाइएगा। अगर सूर्य पूछे तो सूरदास लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि कौन है, तब आप लगाइएगा क्या? मलिक मोहम्मद। जैसी ये सारे के सारे चीज मैं बता चुका हूं पहले ही, इसलिए ये प्रश्न तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल को देखिए। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है, सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं और इस 50 ऑब्जेक्टिव को याद करते चलते हैं। चलिए फिर दूसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने दूसरा नंबर सवाल। इसका राइट आंसर लगाएंगे आप सब। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। बताओ जी, पर्यायवाची कहने का अर्थ होता है कि समान अर्थ क्या होता है? ईश्वर का पर्यायवाची क्या होगा? भगवान होगा, परमात्मा होगा, जगदीश होगा या इनमें से सभी होगा? क्या होगा बताओ आप सभी। तो भगवान भी उसी को बोलते हैं, परमात्मा भी उसी को बोलते हैं और जगदीश भी उसी को बोलते हैं, इसीलिए इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। 2 का डी लगा लो जी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर लगाते चलेंगे। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कमल का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ में बता चुका हूं। पर्यायवाची पूछा गया, कमल का क्या होगा? पीयूष होगा, पावक होगा, जलज होगा या फिर कोकिला होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे आप सब। 3 का करेक्ट आंसर बताओ तो यह हो जाता है जलज, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके जी। और जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे सारे बच्चे, और चैनल पे पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और वैसे भी हम लोगों का चैप्टर वाइज जो है, हम लोग पूरा गद्य खंड जो होता है, हिंदी का पूरा गद्य खंड जो है वो हम लोग खत्म कर चुका है। यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक हम लोगों का गद्य खंड का सारा खत्म हो चुका है। अब हम लोगों का स्टार्ट होगा काव्य खंड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है करवक, उसको अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर फोर्थ नंबर सवाल देखिए, क्या करा है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ आप सभी, क्या होगा? तो अति जोराचार, ऑप्शन बी राइट आंसर है। लगा लो 4 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर पांचवा नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है। पाप पुण्य कौन सा समास है? पाप और पुण्य में समास पूछा गया, कौन सा होगा बताओ आप सभी। द्वंद्व समास, द्विगु समास, सत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? तो मैं बता दूं, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं कि बीच में अगर ये लाठी दिया रहे तो आप समझ जाना ये द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और एक चीज और याद रखना, अगर एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे कि हो गया बार बार, जैसे बार बार 2 बार आ गया, तो इसमें कौन सा होगा? तो अब यही भाव समास, जैसे कि हो गया धीरे धीरे, ये कौन सा हो गया? धीरे धीरे। अगर एक ही शब्द दोनों तरफ रहे तब आप अब यही भाव समास लगाना, नहीं तो अगर दोनों अलग अलग रहे तो द्वंद्व समास लगा देना, गलत नहीं होगा। ओके चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, क्या करा। चक्रधर में कौन सा समास है? बताओ जी, चक्रधर में समास पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि चक्र को धारण करने वाला चक्रधर कहलाता है। तो कौन करते हैं चक्र को धारण? श्री हरि नारायण विष्णु जी। तो समझ लो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर 6 का बी हो जाएगा, सभी बच्चे लगा लो। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, क्या करा। गजानन में कौन सा समास होगा? बताओ जी, गजानन में कौन सा समास होना चाहिए? बताएंगे सभी बच्चे, गजानन में कौन सा समास होगा? गजानन में कौन सा समास है बताओ आप सब। तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि होगा, कर्मधारय होगा या फिर द्वंद्व होगा? क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ आप सब। तो गजानन में बहुव्रीहि समास हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी सही जवाब है। गजानन से क्या पता चलता है, आपको भी पता है। चलिए फिर 8 नंबर सवाल देखिए, कामचोर शब्द कौन सा समास है? समास से यानी कि हिंदी व्याकरण से जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 60% ऑब्जेक्टिव रहते हैं, यानी कि 100 में 60 ऑब्जेक्टिव व्याकरण
से रहते हैं और 40 ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हमारे बुक से होते हैं। इन दोनों मिला के हमारा 100 होता है और जिसमें कि आपको 50 बनाने होते हैं। भाई एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, 50 बनाना है और 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो। इधर बचता है 50 नंबर का सब्जेक्टिव बचता है, तो वो सारे के सारे एग्जाम का टाइम जब 1-2 महीना बचेगा तो वो पढ़ा देंगे भाई। जो जो आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में उतना हम बता देंगे। पहले ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेन होता है। चलिए फिर 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। ये रहा आपके सामने, अपेक्षा का विलोम क्या होगा? बताओ जी, अपेक्षा का विलोम। वैसे भी हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव तो उसमें साथ ही करेंगे, तो घबराने की बात नहीं। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा हो जाता है। हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया? तो ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर 10 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, प्यासा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मैंने बताया था कि प्रत्यय क्या होता है, तो वो लास्ट में लगता है। क्या लास्ट में लगता है? और स्टार्ट में क्या लगता है? स्टार्टिंग में क्या लगता है? तो स्टार्ट में हमारा लगता है उपसर्ग। देखो प्रत्यय होता है वो लास्ट में, प्यास और आ हमारा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि प्यास एक शब्द है, प्यास हमारा एक शब्द है, प्लस आ जोड़ दो तो प्यासा हो जाता है, इसलिए आ हमारा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया, लिख और आवट। आवट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी में दिया गया। क्या राइट आंसर है 11 का बी हो जाएगा। ओके जी। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए क्या करा। अभिनेता में उपसर्ग है, अभिनेता में कौन सा उपसर्ग है? अभी और नेता, उपसर्ग पहले लगता है, मैं बता चुका है। अभी हमारा एक उपसर्ग है और नेता तो एक शब्द है, आपको भी पता होगा भाई, आजकल के नेता के बारे में आपको पता ही है। चलिए फिर 13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, प्रबल में उपसर्ग है, प्रबल में कौन सा उपसर्ग होना चाहिए? बताएंगे आप सब। प्रबल, प्रबल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग होता है भाई, और प्रबल का उपसर्ग पूछा गया, प्रबल में कौन सा? प्र हमारा उपसर्ग है और बल जो है ये एक शब्द है कि नहीं भाई? फोर्स जो होता है पढ़ते हो कि नहीं? चलिए फिर 14 नंबर सवाल देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो जी, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, आपको भी पता होगा कौन कौन से होते हैं। तो एक हमारा हो जाता है व्यक्ति वाचक। क्या व्यक्तिवाचक होता है? दूसरा कौन सा होता है? तो एक लगा लो भाववाचक, भाववाचक हो जाता है। तीसरा कौन सा? जातिवाचक होता है, जातिवाचक लगा लो। चौथा कौन सा होता है? तो द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक हो गया। और पांचवा कौन सा? तो समूहवाचक हो गया। इतने ही पढ़ने होते, समूहवाचक हो गया। देखो जी, एक कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। ये उल्टा पुल्टा हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 प्रकार के होते हैं। अब पूछा गया, देखो व्यक्तिवाचक क्या होता है? ये पर्सनल दुनिया में केवल एक होता है, जैसे कि महात्मा गांधी हो गया, भारत। एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ, याद करते चलो, ये भाई समझने वाली बात है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। भारत हो गया, और कौन सा? महात्मा गांधी। तो यहाँ सिर्फ गांधी जी लिख देते हैं भाई, गांधी जी। ये हो गया, 2 एग्जांपल हो गया। भाववाचक क्या होता है? हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त क्या करते हैं? दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, वो दुश्मनी दिख नहीं रहा है लेकिन हम जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, तो ये भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं ना। जैसे कि हो गया हमारा दुश्मन, दुश्मन जो है, दुश्मनी, दुश्मनी जो है ये भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। मिठास, जैसे मिठास हो गया, मिठास क्या हम लोग मिठास को देखते हैं? क्या मिठाई मीठा लगता है तो क्या वो दिखाई पड़ता है कि हमें मीठा लग रहा है? तो वो हम लोग भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसे जातिवाचक या संपूर्ण जाति का, जैसे लड़का ही लिखते हैं, अगर लड़का लिख दे तो संपूर्ण मतलब लड़का के संपूर्ण जाति का बोध हो गया। अगर गाय लिखे तो गाय के संपूर्ण जाति का बोध हो गया। द्रव्यवाचक नाप तोल वाला बात है, जैसे कि हो गया घी हो गया, चीनी हो गया, ये सब तो भाई आसान है, पानी हो गया, ये सब होता है। और समूहवाचक जिससे समूह का बोध होता है, जैसे कि दल हो गया। दल क्या लगता है? दल एक आदमी से नहीं होता है, जैसे कि हो गया सभा हो गया, सभा बहुत सारे आदमी होते हैं, सभा हो गया। या फिर मेला ले लो, मेला में भी समूह होते हैं भाई। और इस प्रकार के अगर आ जाए तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, इसलिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो मिठास करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम जो है एक खास दिशा है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। नदी, नदी बहुत प्रकार के होते हैं, जातिवाचक है। और सभा जो है ये हमारा समूहवाचक है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये रहा आपके सामने, लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा 15 का। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। राइट आंसर ए है। ओके चलिए
16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप लगाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है पूछा गया भाई। एक लेख और एक पत्र जो रचना है ये किसकी है, तो भगत सिंह की है, मैं बता चुका है भगत सिंह की रचना है। और देखो ओ सदा निरा किसकी है, तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है ओ सदा निरा। और उसने कहा था गुलेरी जी की रचना है, पूरा नाम बोले तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये रहा आपके सामने। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था, बताएंगे आप सभी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था, 1993 में, 1995 में, 1996 में, या फिर 2000 ईस्वी में कब दिया गया था। 17 का करेक्ट आंसर बताओ, तो यह दिया गया था 1996 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति गांव का घर जो कविता है, जिसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति, और उसको संस्यात्मा रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये पूछा जा रहा है आप सभी से। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप सब, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था, अगर पूछे कब दिया गया था तो इसको भी याद कर लो, 2006 में दिया गया था। ओके जी। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक के कवि कौन है, वही है भाई ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर कविता के जो कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, वही है। कौन सा, ऑप्शन डी में दिया गया, राइट आंसर है। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है। भाई ऐसा प्रश्न तो हर एक बार आता है, कौन सी रचना किसकी रचना है। ये भी एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें कि सिर्फ इंपॉर्टेंट रचना होगा कि कौन सी रचना किस कवि की रचना है, एक ही वीडियो में उसी से आ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम, इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। देखो 20 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो, अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना होगा, उम्मीद का दूसरा नाम। ओहो भाग किधर रहा है भाई, चलो जी इसको हटा लेते हैं थोड़ा। हाँ अब लगाओ इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 का बताओ आप सब कि अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है। उम्मीद का दूसरा नाम, कविता के नए प्रतिमान, नौकर की कमीज, या फिर कवि ने कहा। तो चलो सारे चीजों को एकदम अच्छे से समझते। देखो उम्मीद का दूसरा नाम जो रचना है ये किसकी रचना है, तो ये है अशोक भैया की, यानी कि अशोक वाजपेयी की। आपको भी पता होगा ये अशोक वाजपेयी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा, नामवर सिंह की रचना है। नौकर की कमीज जो रचना है ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। और ये कवि ने कहा ज्ञानेंद्र पति की रचना है। तो हमसे पूछा क्या गया है, तो अशोक वाजपेयी की कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, उम्मीद का दूसरा नाम। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए, हार जीत कविता के कवि कौन है। हार जीत कविता जो है उसके कवि का नाम एकदम आसान है, हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, ऑप्शन बी में दिया गया, राइट आंसर है। अगर गांव का घर पूछे, ज्ञानेंद्र पति की रचना है, रघुवीर सहाय अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है, और उषा जो है ये शेर बहादुर सिंह की रचना है। ओके जी। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लगाएंगे सभी बच्चे आंसर 22 का। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, अधिनायक जो है ये किसकी रचना है, तो भैया याद रखिएगा रघुवीर सहाय जी की रचना है। किसकी, रघुवीर सहाय की रचना है। और ये जो पुस्तक लिया गया आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बताएंगे दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, बताओ, 1950, 51, 52 या फिर 1954, क्या होगा इसका राइट आंसर 23 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए फिर 24 नंबर सवाल देखिए, सुकून की तलाश किस कवि की रचना है। सुकून की तलाश जो रचना है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। इसका जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं वो उसका नाम है उषा। ओके जी। चलिए 25 नंबर सवाल, यानी कि 50 का आधा पे हम लोग आ चुके हैं, 25 हो चुका है। देखो मुकुल जो है ये किसकी रचना है, मुकुल जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 1930 में सुभद्रा कुमारी चौहान को मुकुल रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, नाभादास किसके समकालीन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ नाभादास जो थे वो किसके समकालीन थे, तो वो समकालीन थे तुलसीदास के, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और नाभादास की जो कविता है, एक क्वेश्चन रहा आपसे कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में, दो कवि के बारे में है। आपको भी पता होगा कि नाभादास की कविता में दो कवियों के बारे में वर्णन किया गया है, और वो दो कवि कौन कौन से हैं, बताओ आप सब कौन कौन से हैं। एक हमारे हैं कौन से, सूरदास, एक सूरदास है, और दूसरा कौन से हैं, तो कबीरदास है। दोनों को याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है, तो सूरदास एवं कबीरदास, या फिर कबीरदास एवं सूरदास, ऐसा हो सकता है। चलिए 27 नंबर
सवाल देखिए ये रहा आपके सामने, अरे ये क्या हुआ, हाँ 27 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने। इसका राइट आंसर बताओ आप सब क्या होगा। इसका राइट आंसर फटाफट से बताओ। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, बताओ आप सभी। 27 का करेक्ट आंसर, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, तो 52 मुक्तकों में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और किसने किया है, तो याद रखिएगा ये भूषण जी ने किया है, याद रखना। ओके जी, कवित्व जो कविता है ये भूषण जी की रचना है, इसको भी आप लोग याद रख लेना भाई, इतना तो याद रख सकते हो। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने, थोड़ा सा जूम फिर से कर देते हैं। रहा हाँ, त्रिश शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के, त्रिश जो पाठ है ये उदय प्रकाश की रचना है, और इसमें लेखक के पिताजी कितने साल के हैं, तो 55 साल के हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 29 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तुमुल कोलाहल कलह में जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको भी पता होगा और मुझे भी पता है। और ये जो शीर्षक कविता ये किस महाकाव्य का अंश है, तो कामायनी से लिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। लेखक का नाम पूछे तो जयशंकर प्रसाद लगा देना। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए, देश विदेश में कौन सा समास, एक शब्द दोनों नहीं है ना, तो द्वंद्व समास लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, वाद विवाद संवाद क्या है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वाद विवाद संवाद जो रचना है वो क्या है, फटाफट से बताओ जी बच्चा पार्टी। वाद विवाद संवाद क्या है, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखिए ये रहा आपके सामने, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है, तो ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा आप सभी, अगर रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम पूछे क्या है, तो अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, और मोहन राकेश सिपाही की एकांकी के एकांकीकार का नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने 33 नंबर सवाल, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताओ जी। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आत्मीयता होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तेरी कुरमाई हो गई किस पाठ की उक्ति है, तेरी कुरमाई हो गई, वो लाना सिंह जो है सूबेदारनी से बार बार यही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई तो लड़की धत्त कहकर भाग जाया करती थी, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो उसने कहा था, ऑप्शन डी में दिया गया करेक्ट आंसर है। लेखक पूछे, अगर पूछे कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, याद रखना आप सब। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, मात्र 15 ऑब्जेक्टिव और बचा है, सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद करके जाइएगा। देखो उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है, तो ये युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, और प्रेम पर बलिदान होने की भी कहानी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके चलिए 36 नंबर सवाल देखिए ये रहा आपके सामने, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, बताओ जी। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, या फिर अमेरिका का, किसका कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को कहा गया अमेरिका का दलाल, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। एक तो और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो ये बने थे 1924 में, और लेनिन की मृत्यु भी कब हुई थी, तो 1924 में। दोनों को याद रखिएगा कौन सा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताओ जी किस पाठ में कहा गया, किस पाठ में यह आया हुआ है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो अपूर्ण है, बताओ जी किस पाठ में आया है कि जिस पुरुष में नारीत्व का भाव नहीं है होता है वो पूरा नहीं है, बताओ आप सभी क्या होगा इसका राइट आंसर, तो वो हमारा अर्धनारीश्वर चैप्टर से लिया गया, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रखना। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा बहुत शब्द कौन सा समास है, थोड़ा बहुत में कौन सा समास होगा, तो बीच में लाठी लगा हुआ है तो द्वंद्व समास लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया राइट आंसर है। चलिए फिर 40 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, बाल शब्द में कौन सा लिंग है, बाल में लिंग पूछा गया आप सभी से, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बाल में स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, उभयलिंग होता है, या फिर क्या होता है, बताओ आप सभी इसका राइट आंसर। 40 का करेक्ट आंसर फटाफट से बताओ सभी बच्चे, देखते हैं एक बार कौन से बच्चे हैं जो पहले लगाते हैं। 40 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले हैं, बताएंगे अंतोन चेखव जो है वो किस देश के रहने वाले हैं, जापान के, अमेरिका के, रूस के, या फिर ब्रिटेन के, क्या होगा 41 का करेक्ट आंसर बताएंगे आप सभी, तो वो रहने वाले हैं रूस के, रूसी लेखक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है,
हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला जो है वो क्या कर रहा है, तो सड़क की सिंचाई कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और जिसकी बातों पर गांव वाले ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए फिर 43 नंबर सवाल देखिए क्या करा, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताओ जी। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए फिर 44 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, आपको भी पता होगा कौन सा, ऑप्शन डी में दिया गया है। हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना, उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना, और प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि है। जयशंकर प्रसाद जो है वो किस काल के कवि माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि है। मैंने बताया था कि शुरू के 4 कवि जो होते हैं, जैसे कि हो गया, एक होता है जयसी, शुरू के 4 तो सूरदास हो गया, दूसरा नंबर पे सूरदास, और 3 नंबर पे क्या है, तो तुलसीदास, 3 नंबर पे क्या है, तुलसीदास, और 4 नंबर पे क्या है, तो नाभादास। भाई राइटिंग पर मत जाना, नाभादास हो गया। ये 4 कवि क्या होते हैं, तो ये क्या होते हैं, भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद भूषण जी जो होते हैं वो रीति काल के अंतर्गत आते हैं। और नीचे जितने भी कवि बचते हैं, जैसे कि हो गया शमशेर बहादुर सिंह हो गया, रघुवीर सहाय हो गया, जयशंकर प्रसाद हो गया, अशोक वाजपेयी हो गया, ज्ञानेंद्र पत्ती हो गया, ये सारे के सारे आधुनिक काल के कवि हैं, बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था, विनम्र थे, मृदुभाषी भी थे, और गंभीर और शांत स्वभाव के भी थे, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, भक्तमाल में कितने छप्पे हैं, बताओ जी। 316 कहीं दिख रहा है क्या, 47 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सब। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 316, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, सूरदास का व्यक्तित्व कैसा, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे। व्यक्तित्व नहीं, आप भक्ति धारा पूछा गया। सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के कवि है, और तुलसीदास राम भक्ति धारा के कवि है, और प्रेम मार्गी शाखा के तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। ओके चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, करबक जायसी की किस रचना से लिया गया। पहले तो यहाँ क्लियर हो गया कि करबक जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और ये जो किस रचना से लिया गया, तो पद्मावत से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी कलाम भी, और चित्ररेखा और मसला, ये सारे के सारे ये भी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, लेकिन ये करबक जो पाठ स्पेशली है ये किससे लिया गया, तो पद्मावत से लिया गया। ओके चलिए 50 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 50 नंबर सवाल, एंड आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, शिक्षा शास्त्र के लेखक कौन है। आज कुछ ज्यादा ही लेखक हो गया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेखक को याद तो करना पड़ेगा। देखो शिक्षा जो है ये एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है, जिसके लेखक का नाम है जय कृष्णमूर्ति। अगर आपसे पूछे कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो लगा देना जिद्दू कृष्णमूर्ति। इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। पिताजी का नाम पूछे तो क्या लगोगे, नारायणा जिद्दू, नारायणा जिद्दू लगा देना पिताजी का नाम, और माताजी का नाम संजीवम्मा था, संजीवम्मा, इसको भी आप लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। ओके चलिए फिर आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो हमारे साथ इस प्रकार के क्लास के लिए। ओके जी, मिलते हैं अगले क्लास में।